चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। टॉपिक का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। हिंदी में रेसिडेंशियल स्टेटस को निवास स्थिति बोलते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहला, अगर आपको कोई चीज इसके बारे में मेरे को बतानी है तो आप लोग एक चीज समझना कि सिटीजनशिप, लिखो मत अभी कुछ भी, सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों सेम नहीं है। सिटीजनशिप का मतलब होता है हिंदी में नागरिकता, और रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है निवास स्थिति। नागरिकता मतलब होता है कि आप उस देश में या तो पैदा हुए हो, या तो आप उस देश के किसी कानून के हिसाब से कुछ कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप वहां क्या बन गए? सिटीजनशिप वहां की ले ली आप। ठीक है, जैसे हम सब कहां पैदा हुए? इंडिया में, तो हम कहां के सिटीजन है? इंडिया के। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो सिटीजनशिप पर डिपेंड नहीं करता। आप इंडिया के रेसिडेंट हो, सॉरी, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप रेसिडेंट कहीं और के हो सकते हो। कहीं और के सिटीजन हो, रेसिडेंट कहीं और के हो सकते हो। और एक ही टाइम पे आप दो जगह के रेसिडेंट भी हो सकते हो, दो कंट्री के अलग अलग। आ गई बात समझ में? तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो सिटीजनशिप नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप लोगों को दिमाग में रख लेनी, नहीं तो कई लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ अमेरिका ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बस वहीं पर आप गिर जाओगे। मतलब आप वहां पर सिटीजन वर्ड सुन के ही आपको आपके मतलब कंक्लूजन मतलब चेंज हो जाएंगे। तो सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों सेम नहीं होता है। तो हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों? मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि गवर्नमेंट जो है हमसे जब इनकम टैक्स लेती है तो किस बेसिस पर लेती है? हमारी इनकम पर लेती है। तो हमारी इनकम पर लेगी, हमसे क्यों ले रही? क्योंकि हम एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है। तो गवर्नमेंट का क्या किसी भी पर्सन से टैक्स ले सकती है क्या? किसी भी पर्सन की इनकम पर टैक्स ले सकती है? नहीं। गवर्नमेंट को अगर टैक्स लेना है तो सबसे पहला काम है गवर्नमेंट उसका क्या चेक करेगी? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि गवर्नमेंट का शिकंजा है, वो शिकंजा उस रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर कोई आ रहा है तभी गवर्नमेंट उससे टैक्स ले सकती है, नहीं तो दूसरे किसी से भी नहीं ले सकती है। अब अमेरिका में एक आदमी रहता है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, कभी इंडिया भी नहीं आया, वो वहां रह के पैसा कमा रहे, तो गवर्नमेंट उससे जाएगी क्या टैक्स लेने? नहीं जाएगी। लेकिन इंडिया का आदमी है, इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया वाले से टैक्स लेगी कि नहीं? क्यों लेगी? क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है कि हमारा उस कंट्री से रिलेशन कैसा है। फिर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको बताया था 8 प्रकार के पर्सन्स, 8 प्रकार के पर्सन बताया था। पहला पर्सन क्या था? इंडिविजुअल। दूसरा था एचयूएफ। उसके बाद कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, और एक क्या था? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ऐसे करके 8 पर्सन थे। 8 पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का अलग अलग प्रोविजन है। इंडिविजुअल का अलग होगा, एचयूएफ का अलग होगा, कंपनी का अलग होगा, पार्टनरशिप फर्म का अलग होगा, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, सबका अलग अलग तरीका है निकालने का। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्लास का स्टार्ट है हम किससे करेंगे? इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल्स। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस मेरी बात सुननी है। इंडिविजुअल्स अपन क्या चेक कर रहे हैं अभी? इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस। ये देख रहे हैं कि उस इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है ना, बेसिकली 2 टाइप की होती है। या तो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट हो सकता है। कोई इंडिविजुअल क्या हो सकता है? रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट हो सकता है। पहले मैं देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं, और मैं बोला कि अगर आपको पहले से कुछ पता है तो आप उसको बिल्कुल भूल जाओ। तो कोई भी इंडिविजुअल की आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे ना, तो आपको ये रहेगा कि देखना है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अब पता कैसे चलेगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? उसके लिए हमको उस इंडिविजुअल की क्या चेक करनी पड़ेगी? बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी?
बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस, टोटल नंबर ऑफ बेसिक कंडीशन होती है 2। क्या होती है बेसिक कंडीशन? 2 मिनट रुक जाओ, अभी हमको नहीं मालूम बेसिक कंडीशन क्या होती है, लेकिन हमको यह पता रखना है कि बेसिक कंडीशन टोटल कितनी होती है? 2। जो भी होती होगी, अगर वो इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, फुलफिल कर देता है, और सेकंड भी पूरी कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है लेकिन किसी कारण से सेकंड नहीं कर पाया, तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। अगर वो पहली पूरी नहीं करता, दूसरी कर देता है, तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। 3 कंडीशन ऐसी है, या तो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए, या फिर कोई एक पूरी हो जाए, पहली या फिर दूसरी। तीनों ही कंडीशन में क्या बनेगा? वो रेसिडेंट बनेगा। और अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? रेसिडेंशियल स्टेटस हम अभी देख रहे हैं इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स 2 टाइप के रेसिडेंट हो सकते हैं, या तो नॉन रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट। रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? 2 बेसिक कंडीशंस होती है। अगर कोई एक या दोनों बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो तीनों में से किसी एक में केस में क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है? अब तो सर बेसिक कंडीशन क्या है? अब आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ बताया था। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा अभी प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, 23-24। देखो मैं बेसिक कंडीशन लिख रहा हूं। इफ एन इंडिविजुअल resides in India for at least 182 days during the previous year। अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में रिसाइड करता है, रिसाइड करना मतलब रहना, एटलीस्ट 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज मतलब कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में। और कब रहना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में। उससे ज्यादा रहेगा तो कंडीशन फुलफिल मानेंगे, उसके बराबर रहेगा तो भी कंडीशन फुलफिल मानेंगे, लेकिन उससे कम अगर रहता है, 181 डेज अगर रह रहा है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं मानेंगे। ये पहली बेसिक कंडीशन बोलती है। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? सुनो। इफ एन individual resides in India for at least 60, ये मैंने कुछ किया है, आगे क्या रखूंगा अभी उसको आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है? for at least 60 days during the previous year and for at least 365 days during 4 years immediately preceding previous year। अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम कितने दिन रहता है? 60 डेज रहता है। 60 डेज के बाजू में ऑब्लिक करके मैंने जगह छोड़ा, अभी उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में एंड लगा, एंड 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 मतलब ये कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन है। और प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के 4 साल में एटलीस्ट कितना दिन रहेगा? वो 365 डेज रहेगा, तो माना जाएगा सेकेंड नंबर की कंडीशन पूरी हुई। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो रेसिडेंट, दोनों में से कोई एक पूरी होती है तो भी क्या बन जाएगा? वो रेसिडेंट। इतना हजम हुआ? ठीक है। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। अच्छा, अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर ये सब मैं लिख रहा हूं तो ये ऐसी, भाई ये जो वर्डिंग है ना, मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं, ये मतलब ये लीगल लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, मैं वही सारी चीजें ले रहा हूं। तो आप लोग को भी यही सारी चीजें याद रखनी है। दूसरा, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है,
बहुत ज्यादा याद है तभी सेक्शन कोट करना, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है। सेक्शन क्या होता है कि अगर आपको कंफर्म हो कि सेक्शन सब सेक्शन याद है तो लिखो, नहीं याद है तो गलत सेक्शन लिख के अगर सही प्रोविजन भी लिख दोगे तो आंसर कट जाएगा। उससे अच्छा ना लिखना ज्यादा अच्छा है। याद है कंफर्म हो तभी कोट करना सेक्शन, नहीं तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ये लाइन लिख कर आ जाना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है? तो इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट। इसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? 2। पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको कम से कम एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में। और सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? हाँ, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के 4 साल में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 दिन। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है मान लो, तो प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रहने की बात करता है ये? नहीं, पहला वाला एटलीस्ट 182 डेज। ठीक है? और दूसरा वाला अगर मैं ये वाला बताऊं, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन देखा जाएगा? 60। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज। यही बात समझ में? प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन होना चाहिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये बाजू में आप क्या करके रखे हो? ये मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एक राउंड मार के अपन वापस आएंगे। अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर कोई इंडिविजुअल क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका काम खत्म। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है तो फर्दर आपको यह देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट भी कितने टाइप के होंगे फर्दर? 2 टाइप के। एक होगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरा होगा नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट के ही 2 टाइप्स है ये। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस। क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस भी टोटल कितनी होगी? 2। एडिशनल कंडीशंस भी कितनी होंगी? 2। पहली एडिशनल कंडीशन और दूसरी एडिशनल कंडीशन। क्या होती है एडिशनल कंडीशन हमको नहीं मालूम अभी। जैसे बेसिक कंडीशन 2 थी ना, वैसे एडिशनल कंडीशन भी 2 है। अगर एडिशनल कंडीशन पहली वाली फुलफिल हो जाती है और दूसरी वाली भी पूरी हो जाती है, पहली भी पूरी होगी और दूसरी भी पूरी होगी, तो वो इंडिविजुअल किस टाइप का रेसिडेंट बन जाएगा? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर पहली पूरी नहीं हो रही है, दूसरी हो रही है, पहली हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, या फिर एक भी पूरी नहीं हो रही है, तो वो किस टाइप का रेसिडेंट बन जाएगा? नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आई बात समझ में? तो ये है इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने इतना लिखवाया और ये जो लिख रहा हूं ये पूरा नोट्स में आप लोगों को दे दूंगा, तो इसको एज इट इज कॉपी करना। ठीक है? अब एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? एडिशनल कंडीशन देखो, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक कंडीशन में कोई एक पूरी हो गई या दोनों पूरी हो गई तो रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। इसका जस्ट अपोजिट,
दोनों पूरी होगी तभी वो क्या बनेगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और कोई एक पूरी हो रही है और दोनों नहीं हो रही है तो नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा। तो एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, इफ एन इंडिविजुअल resides in India for at least 730 days during 7 years, immediately preceding प्रीवियस ईयर। अगर वो इंडिविजुअल जो है इंडिया में प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में, इंडिया में प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम कितने दिन रह लेता है, 730 दिन रह लेता है, तो वो क्या बन जाएगा, नहीं उसने मतलब ये माना जाएगा कि पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। क्लियर है। अगर इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, प्रीवियस ईयर में नहीं देखना है अपने को, प्रीवियस ईयर में नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पहले के 7 साल में कितने दिन देखना है, 730 दिन देखना है, प्रीवियस ईयर में नहीं देखना है। हाँ मतलब 2023-24 चल रहा है अभी, प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 है तो इसका प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो 22-23 से पिछले 7 साल का देखना है। उसमें मिनिमम एटलीस्ट 730 दिन होना, ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो पहली एडिशनल कंडीशन पूरी होगी मानेंगे। अब सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन लिख रहा हूं, लेकिन आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो उससे मेरे को बताना। इफ एन इंडिविजुअल is resident for at least 2 years during 10 years, for at least 2 years during 10 years, immediately preceding previous year। क्या समझ में आया इससे बताओ। उसमें सर उसमें 2 साल उसको सर ऊपर की जो बेसिक कंडीशन है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब हाँ आपका क्या बोल रहा है, और रेसिडेंट का मतलब 182 डेज ज्यादा 1 साल में रुका हूँ। आपका क्या बोलना है, उसके बाद तो उसके 10 साल नहीं ये वाली कंडीशन सेकेंड वाली पूछ रहा हूं मैं। देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेसिडेंट, ये वाला रेसिडेंट वर्ड का मतलब मैंने अभी जस्ट ऊपर में बताया है। कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनता है, जब वो एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन पूरी करता है। ये बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन पूरी कर लेगा तो क्या बनेगा, रेसिडेंट। तो जो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 है ना, वो वापस से घुमा के हमको कहां लेके चली जाती है, बेसिक कंडीशन मिल जाती है। लेकिन उसको प्रीवियस ईयर में नहीं चेक करना है, हमको प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में चेक करना है कि अगर कोई इंडिविजुअल कम से कम 2 साल के लिए पिछले 10 साल के दौरान क्या रहा होगा, रेसिडेंट रहा होगा, तो हम ये मानेंगे सेकेंड नंबर की भी एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। जब पहली एडिशनल कंडीशन और दूसरी एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और जब एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है या फिर कोई एक पूरी नहीं हो रही है तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये है भाई इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। हाँ
प्रीवियस ईयर में 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो क्या बन गया, रेसिडेंट। रेसिडेंट देखने के बाद आपको ये चेक करना है वो OR है कि NOR है, ये भी देखना पड़ेगा, काम यहाँ खत्म नहीं होगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। और अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है बेसिक वाली तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट, तो आपका काम यहाँ खत्म हो जाएगा, आगे नहीं देखना है उसको। आगे बात समझ में। अब मैं भी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों को सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन लिखवा रहा था तो यहाँ पे 60 के बाजू में जगह छोड़ दिया था खाली, ठीक है। तो जगह क्यों छोड़ा हूं अब सुनो। 60 के बाजू में मैं अभी दो लिमिट्स और डालने वाला हूं, एक लिखूंगा 120 और लिखूंगा 182, 120 और 182। तो 182 जो है कब देखेंगे और 120 कब देखेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। नॉर्मली मतलब इन जनरल सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में कितना दिन देखा जाता है, 60 दिन देखा जाता है इन जनरल। लेकिन 3 एक्सेप्शंस आएंगे आपके सामने क्वेश्चन में, कितने एक्सेप्शन आएंगे, 3। तो 3 एक्सेप्शन में हमको 120 या फिर 182 डेज कंसीडर करना है इंस्टेड ऑफ 60 डेज। 3 एक्सेप्शन अगर आ गए ना तो उसमें से हमको 60 दिन नहीं देखना है, 120 या फिर 182 दिन देखना है। वो 3 में से एक एक्सेप्शन आएगी जिसमें से 182 डेज देखना है, और 2 एक्सेप्शन ऐसी आएगी जिसमें से हमको कितना दिन देखना है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 3 में से एक एक्सेप्शन ऐसी आएगी जिसमें 120 देखना है, और 2 एक्सेप्शन ऐसी आएगी जिसमें अपने को कितना दिन, 182 डेज देखना है। तो 3 एक्सेप्शंस कौन कौन सी है। जब आप यहां पर 60 के बदले 120 और 182 देखोगे तो आगे की कंडीशन वैसी रहेगी, आगे की कंडीशन डिलीट नहीं होने वाली। मतलब आप इसको फिर वापस से फिर से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, इफ एन इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एटलीस्ट 365 ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ऐसा। मतलब आगे का पूरा सेम रहेगा, 60 को रिप्लेस कर देंगे 120 से और 182 से। क्लियर है। तो अब वो कंडीशंस कौन कौन सी है सुनो। पहले डबल स्टार, when we have to consider 182 days instead of 60 days in second basic condition। कब हमको सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 डेज के बदले कितना दिन देखना है, 182 डेज देखना है। पहला फर्स्ट एक्सेप्शन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन leaves India during the previous year for employment purpose। अगर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, और छोड़ेगा कब, प्रीवियस ईयर में छोड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पहले से छोड़ के गया नहीं, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस भी हम हर साल की निकालते हैं अलग अलग, है ना। तो प्रीवियस ईयर में चेक करना है कि अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है और वो इंडियन सिटीजन है, और किस लिए जा रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, तो उस केस में हम ये मानेंगे कि जो सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन है वहां पे 60 डेज नहीं लेंगे, कितना दिन लेंगे, 182 डेज लेंगे। क्लियर है। सेकेंड when an Indian citizen leaves India
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू, एज अ मेंबर ऑफ क्रू, अगर वो पानी के जहाज का सदस्य है, पानी का जहाज समझते हो ना, उसका सदस्य, तो उसको मेंबर ऑफ क्रू बोलते हैं, और वो इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर जो है एक इंडियन सिटीजन है, और प्रीवियस ईयर में वो पानी के जहाज में बैठ के इंडिया छोड़ के निकल गया, तो उस केस में हमको 60 दिन नहीं देखना है, कितना दिन देखना है, 182 डेज देखना है। ठीक है, अब इसके आगे है ना 2-4 लाइन आगे छोड़ेंगे अपन। जब पानी के जहाज वाले लोग होते हैं ना, तो उसमें डेज ऑफ लीव इंडिया एक वोएज करके एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो थोड़े देर के बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम अभी इसको इसके आगे मेंबर ऑफ क्रू वाले में डेज ऑफ लीव इन इंडिया अलग से निकालना पड़ता है, वो मैं अलग से सिखाऊंगा आप लोगों को। अब सिंगल स्टार, when we have to consider 60 days, sorry 120 days, when we have to consider 120 days instead of 60 days in second number basic condition. लिखेंगे when an Indian citizen or a person of Indian origin comes on a visit to India during the previous year, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, तो इसका मतलब आप क्या सोच पा रहे हो कि वो इंडिया ऑलरेडी छोड़ के बैठा हुआ है। आगे बात समझ में, इंडिया छोड़ के बैठा है और वो इंडिया कब आ रहा है, प्रीवियस ईयर में विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। तो उस केस में हमको 60 दिन के बदले कितना दिन देखना है, 120 डेज देखना है। लेकिन इसके अंदर भी और एक कंडीशन है, तभी 120 डेज देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। एंड his total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakh during the previous year। आई बात समझ में? मतलब अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है या फिर इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया विजिट के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, और उसकी फॉरेन सोर्सेस की जो इनकम है, सॉरी अदर देन फॉरेन सोर्सेस की इनकम है, फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़ दो, फॉरेन सोर्सेस की इनकम के अलावा अगर हम बोले अदर देन फॉरेन सोर्सेस की इनकम, मतलब इंडियन इनकम बोल सकते हैं, ये घुमा फिरा के बोलना चाह रहे हैं इंडियन इनकम। अगर वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है या फिर इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया आ रहा है प्रीवियस ईयर विजिट के लिए, और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए 60 डेज के बदले कितना दिन देखेंगे, 120 दिन। और यहीं पर मैं अगर छोटा सा एक पॉइंट और इंसर्ट करूं, लिखा नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशन अगर मैं करूं,
अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है या इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, और उसकी फॉरेन सोर्सेज की जो इनकम है वो 15 लाख से कम है, तो कितना देखोगे? तो कितना देखोगे? तो कितना देखोगे? 182 डेज। तो वो पॉइंट मेरे को यहां पर ऐड करना है। इसका अब ये जो मैं लिखा ना, अभी इसका मैं आप लोगों को एक हिस्ट्री बताऊंगा। देखो, तो यहां पर अब मैं पॉइंट नंबर सी ऐड कर रहा हूं। पॉइंट नंबर सी, पंद्रह लाख से बिलो देन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन देखो, और 15 लाख से कम है तो 182 दिन देखो। 60 दिन वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये अमेंडमेंट पिछले 2 साल पहले आया है, शुरू से ये चलता आया है। इसमें 15 लाख की जो लिमिट लिखी है ना, पहले 15 लाख की लिमिट नहीं देखी जाती थी। ये पिछले 2 असेसमेंट ईयर से ही इंसर्ट हुआ है। 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले। ठीक है, सिर्फ 60 और 182 यही 2 था, और 182 में ये 3 एक्सेप्शन होते थे, और इसमें भी 15 लाख वाला नियम नहीं था। ये अभी पिछले 2 असेसमेंट ईयर से इंसर्ट हुआ है। और जिसकी 15 लाख से ज्यादा है उसमें कितना दिन देखेंगे हम? 120 डेज देखेंगे। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलोगे? या तो वो खुद, या तो वो उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया तो इंडिया ही, लेकिन 1947 के पहले पाकिस्तान इंडिया एक था, बांग्लादेश इंडिया एक था। अगर वो बंदा लाहौर में भी पैदा हुआ होगा 1947 के पहले, तो भी वो इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये है बेसिकली आपका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल्स। क्या हो गया, माथा दुख गया इतना सारा रूल पढ़ के? तो कोई डाउट? तो हम बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब बनेगा और नॉन रेसिडेंट कब बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। जब दोनों में से कोई एक या दोनों बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो रेसिडेंट, और एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। अब बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? पहली बेसिक कंडीशन बोलती है कि उसको प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया में 182 दिन रहना पड़ेगा, कम से कम, एटलीस्ट। एटलीस्ट बोल दिए तो दोनों आ गया उसमें, है ना। और सेकेंड बेसिक कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60, 120 या 182 डेज रहना है ना। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, तो माना जाएगा दोनों कंडीशन पूरी हुई। तो अगर दोनों या कोई एक पूरी हो रही है तो रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं हो रही तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट अगर आया तो बल्ले बल्ले, आगे देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, वही काम रुक गया। लेकिन रेसिडेंट आया तो हमको और फर्दर देखना पड़ेगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन पहले क्या बोलती है कि अगर प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम कितना दिन रहना चाहिए? 730 दिन, तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी, सॉरी ऑर्डिनरी नहीं बनेगा, पहली कंडीशन पूरी होगी। और प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल तक क्या रहेगा? रेसिडेंट रहेगा। तो वो क्या बन जाएगा? नहीं, वो तो दूसरी एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी, और दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? OR, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई एक पूरी हो रही है दूसरी नहीं हो रही है, तो क्या बन जाएगा? NOR, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब कंटिन्यूअस बोल रहे हो? कंटिन्यूअस नहीं है जरूरी, एनी 2 ईयर्स।
7 साल में अगर बोलोगे तो 365 के हिसाब से कितने दिन होते हैं? 2555 दिन होते हैं, लेकिन वो 730 दिन बोल रहा है। 730 दिन 7 साल में देख रहे हैं ना, तो टोटल मिला के 730 दिन, वो भले बीच में कितना भी गैप हो जाए। और इसमें भी 2 साल देखना है ना, तो 10 साल में कोई भी 2 साल में रेसिडेंट देखना है, भले बीच में गैप आ जाएगा तो चलेगा। एक साल में उसका मतलब हाँ लेकिन देश के साथ 10 साल में देश के साथ नहीं, तो इसमें डेज देखते ही नहीं अपने को, इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, इसमें डेज वाला कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हमको 60 दिन तो नॉर्मली देखना ही रहता है। 120 और 182 दिन कब देखते हैं? 120 दिन कब देखेंगे? जब अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है या इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, है ना, और उसकी अदर देन फॉरेन सोर्सेस इनकम, मतलब इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है, तो 120 देखेंगे। और 3 ऐसे कंडीशन है जहां पर हमको कितनी देखेंगे? 182 डेज देखेंगे। तो वो 3 कंडीशन क्या क्या है? पहला कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में और वो इंडियन सिटीजन है। दूसरा, क्रू मेंबर है, वो इंडियन सिटीजन है और प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है। तीसरा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया विजिट के लिए आया है, लेकिन उसकी फॉरेन सोर्सेज से अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम जो है 15 लाख से कम है, तो उस केस में हम कितना देखेंगे? 182 डेज देखेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को लिए है ना, देखो ऐसे लोग यहां पर अगर आप समझोगे ना, तो जिन लोगों का 15 लाख से थोड़ी ज्यादा है इनकम फॉरेन, तो उसके लिए रिलैक्सेशन को थोड़ा सा कम किया गया है। अभी आप उस चीज को नहीं सोच पाओगे, छोड़ो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको नहीं समझ पाओगे। ये समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, तो इसके ऊपर अब क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं हमको बहुत सारे। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल दिया रहेगा बहुत सारा, कि एक पर्सन है इतने दिन के लिए इंडिया आया गया, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। इधर सुनो, एक आध क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपके ही बुक में है। छोड़ो, इधर देखो। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का हमने किया ना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पेपर में जाओगे और अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर लिख कर आओगे ना, तो हो सकता है नंबर ना मिले। बुक के सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो पूरा पैराग्राफ टाइप का कुछ भी बना के लिख देता है। तो हमारा अगला मुद्दा है हाउ टू क्वेश्चंस ऑफ स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेज। स्टेप नंबर 1 अपने को क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ डेज, दिन कैलकुलेट करना है। दिन कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया रहेगा कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया रहेगा कि इस साल में इतने 3 दिन रहा, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको डेट वाइज इंफॉर्मेशन दी रहेगी, इस तारीख को आया, इस तारीख को गया, इस तारीख को आया, इस तारीख को गया। तो कैलकुलेशन ऑफ डेज करना ही सबसे मेन मुद्दे का काम है, बाकी तो फिर आगे की चीजें रटने का काम है। कौन कौन सी चीजें ऐसी ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ डेज करते समय? पहला, ऑलवेज स्टार्ट कैलकुलेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। हमेशा कैलकुलेशन कब से स्टार्ट करोगे? प्रीवियस ईयर से, फिर बैकवर्ड जाना है। कभी भी क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 2002 से डेटा दिया हुआ है और अभी आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, तो आप क्या 2002 से कैलकुलेट करते 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 23-24 तक आओगे? 3 घंटा खत्म हो जाएगा। कभी भी कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना और पीछे जाते जाना। और कितना पीछे जाना है आपको?
मैक्सिमम कंडीशन हमको 10 साल तक पीछे लेके जाती है मैक्सिमम। उससे उससे पहले लेके उससे और आगे जा रही है क्या? नहीं, मैक्सिमम 10 साल जाना है, उससे ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेशन करके काम खत्म हो जाता है। देखो पहली कंडीशन हमको क्या बोल रही है, कब देखते हैं? प्रीवियस ईयर। तो पहले तो आपको प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? प्रीवियस ईयर और उसके पिछले के 4 साल। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, और फोर्थ वाली प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल। तो मैक्सिमम अपने को 10 साल तक पीछे जाना है, उससे आगे जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर में मान लो 30 डेज आ रहा है, प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किए तो कितना दिन आया? 30 दिन। क्या समझ में है? आगे जाने की जरूरत है, भले डेटा क्यों ना 2002 से दिया रहे। भाई पहली कंडीशन में ही पता चल गया कि इसका नॉन रेसिडेंट होने वाला है बंदा, तो आगे का कैलकुलेट करके क्या करोगे आप? दिया भी रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं है। तो समय अपने को कैलकुलेशन करने में खराब नहीं करना है, अपने को यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है, और वहीं तक जाना है जहां तक हमारी जरूरत पूरी हो जा रही है, उसके आगे जाने का जरूरत नहीं है, भले डेटा कितना भी पुराना क्यों ना दिया हो। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा डेटा घुमाता है कि 730 दिन से काम नहीं चलेगा। आएगा तो देखते हैं ना क्वेश्चन। सेकेंड नंबर, तो पहली कंडीशन, पहला रूल मैंने क्या बताया कि हमेशा प्रीवियस ईयर से कैलकुलेशन स्टार्ट करना। दूसरा, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर both are considered to be lived in India। मतलब 15 तारीख को वो इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के गया या 20 तारीख को इंडिया आया, तो जिस दिन छोड़ के जाता है उस दिन क्या बोलते हैं? डिपार्चर, और आने वाले दिन को क्या बोलते हैं? अराइवल। तो दोनों ही दिन को ये मानना है कि इंडिया में था। सही बात समझ में? जैसे मान लो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल महीने में वो 10 तारीख को गया और 25 तारीख को आया। अप्रैल में 1 से लेकर 30 दिन होते हैं, वो गया है 10 तारीख को और आया है 25 तारीख को। तो बताओ कितने दिन इंडिया में था? कैसे? 10 को गया, 25 को आया अप्रैल महीने में। 10 को गया और 25 को आया, और अप्रैल में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक और 25 से लेकर 30 तारीख तक इंडिया में था। तो कितना दिन आएगा? 1 से लेकर 10 गिनोगे तो कितना आएगा? 10 दिन आएगा। 11 से लेकर 24 तारीख तक नहीं था, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने दिन होते हैं? 6। तो अप्रैल महीने में कितने दिन था? 16। मतलब डे ऑफ डिपार्चर उसको भी मानना इंडिया में था, और डे ऑफ अराइवल उसको भी मानना इंडिया में था। नहीं तो एक एक दिन के कारण खेल हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन के कारण भी आप लोगों का कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? ये दिन गिनने वाली बात हो रही है। ये छोटी छोटी अगर आप चीजें याद नहीं रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो क्वेश्चन गलत होने का पूरा चांस है। थर्ड और रजत, आई बात समझ में? इसके आगे आप लोगों को लीप ईयर पता है ना क्या होता है? 4 साल में। तो बताओ 1998 या 1988 लीप ईयर था कि नहीं था? हाँ, भैया बैग दे दो ना रजत को। मेरा बैग कहाँ है? वो है क्या? उधर ही रखा है क्या भैया? नहीं नहीं आएगा। बताओ 1988 को डिवाइड करो 4 से। एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉन लीप ईयर है। क्यों देखते हैं लीप ईयर? लीप ईयर में फरवरी महीने में कितना दिन होता है? 29 दिन होता है।
तो साल में कितना दिन होगा? 366 दिन होगा। तो लीप ईयर का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, टेक केयर ऑफ लीप ईयर। फोर्थ लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोल के बता दे रहा हूं, लेकिन काट दूंगा उसको। कौन से महीने में कितना दिन होता है पता है कि नहीं? अरे होते हैं बहुत सारे लोग, नहीं पता हो रहता उनको। आपको नहीं पता लग रहा है नितेश, पता है? बताओ सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होता है। अब बताए इसलिए। अगस्त में, जुलाई में कितना दिन होगा? और अगस्त में? उसको बोलने दो ना, उसको नहीं पता इसलिए उसी से पूछ रहा हूं मैं। सबसे अच्छा तरीका है ऐसा आप कर लो, ठीक है। और गिनो, जो ऊपर है 31 दिन, नीचे है 30 दिन, लेकिन फरवरी में एक्सेप्शन लेके चलना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऊपर आया। अब जुलाई के बाद आगे बढ़ाओगे तो अगस्त भी ऊपर का ही मिलेगा, तो इसलिए जुलाई और अगस्त में 31 दिन होता है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी में नॉन लीप ईयर में 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन होता है। नहीं, ऊपर आया भाई, चेक कर लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हाथ बना दूं कैसे ऊपर नीचे करके। हाँ देखो, तो स्टेप नंबर 1 में पता चला। अच्छा, आपका कभी किसी कोर्ट में केस चलेगा तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखो। जज के सामने आपने पूरा फैक्ट रखा, तो जज जो है फैसला कैसे सुनाएगा? पहले फांसी में टांगो, बाद में सुनवाई करेंगे। ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? मतलब पहले सजा सुनाई दी जाती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, पूरा उसकी सुनवाई होती है। ऐसा नहीं होता है ना। पहले फैक्ट देखेंगे क्या क्या हुआ है, उसके बाद उस फैक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है लॉ में। चोरी किया है तो कितनी सजा है, डकैती किया है तो कितनी सजा है, मर्डर किया है तो कितनी सजा है। फैक्ट और लॉ या प्रोविजन दोनों के बेस में जज जो है अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है, अपना डिसीजन देता है कि इस सजा के लिए इतना इतना ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है, ऐसा। तो आपको भी उस समय, अब जब क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, तो आपको भी उस समय जज बन जाना है। तो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ डेज, मतलब ये आपके लिए क्या है? फैक्ट है, कितने दिन रहा, कितने दिन नहीं रहा। ये काम होने के बाद आप स्टेप नंबर 2 में जाना। एज इट इज बेसिक कंडीशन को कॉपी कर देना। बेसिक कंडीशन को क्या कर देना? कॉपी। कितनी है बेसिक कंडीशन पता है ना आप लोगों को? बस कॉपी कर देना, वो लिखी हुई है करके मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 में फैक्ट, और ये हो गया प्रोविजन। अब स्टेप नंबर 3 में आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन जो रहेगा ना स्टेप नंबर 3 वाला, यहां पर आप ये बताओगे कि वो रेसिडेंट था कि नॉन रेसिडेंट था। अगर नॉन रेसिडेंट है तो आगे जाने का स्टेप नंबर 4 और 5 में जाने का जरूरत नहीं है, बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रेसिडेंट है तो स्टेप नंबर 4 में आप फर्दर प्रोसीड करोगे। स्टेप नंबर 4 में जाओ। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ डेज इकट्ठा कर लेना, अलग अलग नहीं करना है, एक ही बार में कर लेना स्टेप नंबर 1 में। अब यहां लिखोगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है? 2। उसके बाद स्टेप नंबर 5 कंक्लूजन। यहां पर लिखोगे वो OR था कि NOR था। ये हो गया भाई हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब कल की क्लास से हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज की क्लास और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।